हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अंकित पांडे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोविड सिम्टम्स एंड वैक्सीनेशन के बारे में। मतलब इस टाइम क्या क्या कोविड के सिम्टम्स चल रहे हैं और उसकी सीवियरिटी कितनी है, और उसके बाद वैक्सीनेशन के बाद कोविड सिम्टम्स का क्या क्या इफेक्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। कोविड के जनरल सिम्टम्स की बात करें तो उसमें 40% जो केस आ रहा है वो एसिम्टोमेटिक हो रहे हैं। मतलब पेशेंट आरटीपीसीआर पॉजिटिव है बट वो एसिम्टोमेटिक हैं, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं है या फिर माइल्ड सिम्टम्स हैं या बहुत कम सिम्टम्स हैं। मोस्ट पीपल इन्फेक्टेड विद द वायरस विल हैव माइल्ड रेस्पिरेटरी इलनेस। इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो वायरस से इन्फेक्ट भी हो रहे हैं और उनमें थोड़े बहुत श्वास से संबंधित चीज़ें या बीमारियां बन रही हैं, जैसे नेजल कंजेशन हो रहा है, नाक जाम होना, रनिंग नोज, सोर थ्रोट या ड्राई कफ। माइल्ड सिम्टम्स नॉर्मल ट्रीटमेंट आप घर पे ले सकते हैं, उससे आप ठीक हो जाएंगे। ज़्यादा घबराने की जरूरत इसमें नहीं है। माइल्ड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के अलावा भी कुछ सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं, जैसे लो ग्रेड फीवर हो, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम का फीवर, ड्राई कफ, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, एंड हेडेक। नॉर्मल हेडेक नहीं, जो कि क्रोनिक हेडेक है, वो उसमें नहीं आ रहा है, बल्कि वो हेडेक जो कि लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल के साथ हो या फिर अदर सिम्टम्स के साथ, लो ग्रेड फीवर हो, उनके साथ अगर हेडेक आ रहा है तो उसे कोविड के अंतर्गत रखा गया है। कोई पेट से जुड़ी समस्याएं हो, जैसे वॉमिटिंग, डायरिया, इस तरह की प्रॉब्लम हो, या फिर उसका विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ रहा हो, मतलब टाइफाइड टेस्ट पॉजिटिव आ रहा हो, वो भी कोविड के अंतर्गत आता है। और किसी में इचिंग, पेनफुल पैचेज बन रहे हों स्किन पर, तो वो भी कोविड के अंतर्गत आ रहे हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स माइल्ड हैं, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो कि गवर्नमेंट ने नॉर्मल गाइडलाइंस जारी किया है, उसके तहत इसे घर पे ही ट्रीट किया जा सकता है। मॉडरेट सिम्टम्स के अंतर्गत कोविड के वो पेशेंट आ रहे हैं जिसमें फीवर है 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, और बॉडी में चिल्स हैं, मतलब उन्हें ठंडी लग रही है विथ रिपीटेड शेकिंग, मतलब कपकपी के साथ ठंडी लगना, और डीप कफ है, फटीग एंड बॉडी एक है, मतलब बहुत थका थका महसूस कर रहे हैं, और उसके साथ बॉडी में थोड़ा पेन भी है, मसल्स पेन भी हैं, और हो सकता है बोन पेन भी हो। उसके अलावा सम रेस्पिरेटरी सिम्टम्स सच एज नेजल कंजेशन, जैसा कि मैंने आपको पिछले बताया है, वो सिम्टम्स के साथ साथ इस तरह के अगर सिम्टम्स आएँ तो मॉडरेट सिम्टम्स हैं, इनको भी घर पे ट्रीट किया जा सकता है, और इनके सीवियर होने का चांस कम है अगर आपने इसे सही से ट्रीट किया तो। इसमें आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। सीवियर सिम्टम्स में वो कोविड पेशेंट आ रहे हैं जिनको हॉस्पिटलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, और इसमें वो सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको पीछे बताए हैं, उसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, मतलब सांस लेने की दिक्कतें भी हो, और पीछे जो सिम्टम्स बताए हैं वो भी दिक्कतें हों, या फिर चेस्ट डिस्कम्फर्ट, मतलब चेस्ट में उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता हो पेन हो चेस्ट में, या फिर सांस लेने में दिक्कत हो, थोड़ा सा घबराहट लग रहा हो, मेंटल कन्फ्यूज़न, जैसे जो आप पूछ रहे हैं वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं वो, और बेहोशी की हालत में हूँ, या फिर आई प्रॉब्लम्स हो सकता है सच एज वाटरी आइज एंड सोलन आईलिड्स, आँख में पानी आना या फिर आईलिड का सूज जाना। इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो वो सीवियर सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ रही है। डब्ल्यू ने डिजीज़ की सीवियरिटी को 3 भाग में बांटा है, जिसमें अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू पहले होते हैं नॉन सीवियर, मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा माइल्ड सिम्टम्स हैं, जो नॉर्मली ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाएंगे। वो पेशेंट हैं जिनमें अब्सेंस ऑफ साइन ऑफ सीवियर और क्रिटिकल डिजीज़, मतलब सीवियर और क्रिटिकल डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो उनमें देखने को नहीं मिल रहा है। और सीवियर डिजीज़ वो हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे वो पेशेंट जिनका SpO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल जो है वो 90% से कम हो रहा है ऑन रूम एयर, और उनका रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 इन एडल्ट एंड राइज्ड रेस्पिरेटरी रेट इन चिल्ड्रेन। बच्चों में भी सांस लेना बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है। साइन ऑफ सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा उनका सांस फूल रहा है, सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, बहुत डीप डीप सांस ले रहे हैं, तो उस तरह के पेशेंट में सीवियर डिजीज़ है, और इन्हें ट्रीटमेंट लेने की
ज़रूरत है और हॉस्पिटलाइज करने की भी ज़रूरत है, और क्रिटिकल वो पेशेंट हैं जिनको तुरंत हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो वो हैं क्रिटिकल, उनको क्रिटिकल डिजीज़ है, जैसे रिक्वायर लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट, मतलब उन्हें तुरंत लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इनमें देखने को मिल रहा है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का मतलब है कि अचानक से उनके सांस फूल जाना और सांस लेने में दिक्कतें होना। इसके अलावा उनमें सेप्सिस देखने को मिल रहा है या फिर सेप्टिक शॉक देखने को मिल रहा है। तो ये क्रिटिकल डिजीज है, इनका ट्रीटमेंट तुरंत होना चाहिए। अब हम कोविड के रिस्क फैक्टर की बात करेंगे। तो रिस्क फैक्टर का मतलब वो है कि किन लोगों को कोविड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो उसमें पहला आता है एज फैक्टर। एज फैक्टर का मतलब है कि वो लोग जिनकी एज 40 से 45 साल से ज़्यादा है, उन लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, इसलिए उन्हें कोविड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसी तरह जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक हो, उनको भी कोविड होने का ज़्यादा चांसेस है। तो अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाएं। जिन लोगों को डायबिटीज़ हो या फिर कोई लंग्स की डिजीज़ हो, हार्ट की डिजीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर हो या किडनी की कोई डिजीज़ हो, या वो ओवरवेट हो, ओबेसिटी, तो इन लोगों को कोविड होने के ज़्यादा रिस्क हैं, और इन लोग को गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। अब हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की, कि वैक्सीनेशन कराएं या ना कराएं। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था, तो उनको मैं बता दूं कि वैक्सीनेशन कराना चाहिए। और कौन सा वैक्सीन लगवाएं, तो उसके लिए दोनों ही वैक्सीन मान्य है, तो आप उसे लगवा सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन उन लोग का ये था कि क्या एक वैक्सीन लगवाने के बाद दूसरे वैक्सीन का सेकेंड डोज ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, दोनों डोज सेम वैक्सीन का ही होगा। और कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि कब कब वैक्सीन नहीं लगवा सकते, तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं, तो जब वो रिकवरी हुए हैं, मतलब जिस दिन से उनका आरटी पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आया है, उसके 3 मंथ के बाद वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं। और वो पेशेंट जो एंटीबॉडीज़ या प्लाज्मा लिए हैं, जिनको चढ़ाया गया है, वो उस दिन से, जब से वो डिस्चार्ज हुए हैं हॉस्पिटल से, उसके 3 महीने के बाद वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तीसरे वो पेशेंट हैं जो फर्स्ट डोज वैक्सीन लेने के बाद भी इन्फेक्ट हो गए हैं, तो उनको सेकेंड डोज 3 महीने के बाद, जब उनका आर टी पी सी आर टेस्ट नेगेटिव आ जाए, उसके 3 महीने बाद वो सेकेंड डोज ले सकते हैं और सेम वैक्सीन का लेंगे। और अगला जो क्वेश्चन है लोगों का कि हम ब्लड प्लाज्मा कब डोनेशन कर सकते हैं, तो आर टी पी सी आर टेस्ट के नेगेटिव आने के 14 दिन बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ओके। कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि वो कब कब वैक्सीनेशन करा सकते हैं या कब कब वैक्सीनेशन नहीं करा सकते। तो मैं यहाँ पर ये उनको बता दूँ कि वो औरतें जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, लैक्टेटिंग वोमेंस, वो वैक्सीनेशन करा सकती हैं, क्योंकि उनके दूध के माध्यम से बच्चों को एंटीबॉडीज मिलती है, जिससे वो रोगों से लड़ने की क्षमता उनमें बढ़ती है। और दूसरे वो हैं लोग जो कहते हैं कि वैक्सीनेशन कराने के बाद फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि नो एविडेंस दैट वैक्सीन कैन कॉज फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, मतलब वैक्सीन का ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि वो इनफर्टिलिटी लोगों में ले आए या ऐसा कुछ। तो आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। जिन्हें बच्चे चाहिए, उनको फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं। और नेक्स्ट वो लोग हैं जिनको कोई पहले से क्रोनिक डिजीज़ है या फिर सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम है, ऐसी दवाएं खा रहे हैं जिनकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सप्रेस्ड है, तो उनके लिए भी वैक्सीन सेफ है। सेफ एंड इफेक्टिव इन पीपुल विथ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, अस्थमा, पल्मोनरी, लीवर और किडनी डिजीज़, मतलब इस तरह के डिजीज उन्हें हैं, तो भी वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से लोग वैक्सीनेशन नहीं करा सकते, हु शुड नॉट टेक वैक्सीन। तो उसमें पहला आता है प्रेग्नेंट वोमेन, मतलब वो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं वो वैक्सीनेशन ना कराएं, क्योंकि उनमें कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क है। दूसरे वो लोग हैं जिनमें कुछ चीज़ों से एलर्जी है, तो पीपुल विथ एलर्जिक रिएक्शन टू फूड्स, ओरल मेडिकेशंस, लेटेक्स, पेट्स, इंसेक्ट एंड इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स कैन गेट वैक्सीनेटेड, मतलब जिनको इन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, एलर्जी है,
तो वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं। बट पीपुल विथ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन टू एनी कंपोनेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन और इंजेक्टेबल मेडिकेशन शुड नॉट रिसीव द वैक्सीन। मतलब वो लोग जिनको कोविड-19 वैक्सीन के किसी कंपोनेंट या फिर इंजेक्टेबल मेडिकेशन से प्रॉब्लम है, उससे एलर्जी है, सीवियर एलर्जी है, वो लोग वैक्सीनेशन नहीं करा सकते। तीसरे वो पेशेंट हैं जो HIV के पेशेंट हैं, वो वैक्सीनेशन नहीं करा सकते क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम पहले से वीक है और बहुत ज़्यादा वीक है। और चौथे वो हैं बच्चे हैं जो जिनकी एज 18 साल से कम है। और पांचवें लोग वो हैं जो जिनको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की प्रॉब्लम है। मतलब ये एक प्लेटलेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनका ब्लड बहुत देर से जमता है प्लेटलेट्स की कमी की वजह से। तो ऐसे लोग वैक्सीनेशन नहीं करा सकते। अब हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के बाद के कुछ सिम्टम्स की। तो आफ्टर वैक्सीनेशन सम सिम्टम्स, तो पहला उसमें आता है माइल्ड पेन ऑन स्पॉट ऑफ इंजेक्शन। मतलब जहाँ इंजेक्शन दिया गया है वहाँ आपको हल्का हल्का दर्द महसूस होगा, तो वो कोई बड़ी समस्या नहीं है। दूसरा है कुछ लोगों को हेडेक हो सकता है, कुछ लोगों को फीवर भी आ सकता है, माइल्ड फीवर आएगा लेकिन, और कुछ लोगों में थोड़ा सा मॉडरेट भी हो सकता है। कुछ लोगों में मेंटल इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब देखने को मिल सकता है। और कुछ लोगों में वर्टिगो मतलब चक्कर आ सकता है। तो इस तरह के सिम्टम्स वैक्सीनेशन के बाद आ सकते हैं, तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं, ये माइल्ड सिम्टम्स हैं, इनसे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो कोविड के सिम्टम्स, उसकी सीवियरिटी एंड वैक्सीनेशन के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।